रवां महीने का तीसरा प्रोग्राम लेकर पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। खिलोड़ खिलाड़ी का स्टाफ जो है स्टूडियोज़ में मौजूद है। इसके अलावा प्रोग्राम कंट्रोल रूम में सब कुछ रेडी है। आज एक ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हाल ही में आपको मालूम होगा कि पेरिस में ओलंपिक्स मुनक़िद हुए, उसके बाद पेरिस में पैरालंपिक्स भी मुनक़िद हुए। वादी की एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वहाँ पर मौजूद थी। कौन है ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी और क्या हुआ वहाँ पर, ख़ास वीडियोज़ भी शामिल हैं। आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप से। चलते हैं इसके लिए हम फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जारी खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 2 फीमेल खिलाड़ियों ने अलग अलग जुमरों में 2 मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से वाबस्ता 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जम्मू में 30 सितंबर से कबड्डी कोचिंग कैंप का हो रहा है इनेकाद, जिसमें जूनियर और सब जूनियर जुमरों से वाबस्ता लड़कियां कर सकती हैं शिरकत। ये कैंप 3 हफ्तों तक रहेगा जारी। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में मुनक़दा अंडर 17 फुटबॉल सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल, जहां से मुंतखब होने वाले कौमी सतह के खिलाड़ियों को भूटान में मुनक़दा सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में शिरकत करने के लिए किया गया रवाना। ये चैंपियनशिप 30 सितंबर तक रहेगी जारी। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जम्मू में जारी हॉकी खेल के हवाले से सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल शुद्धबत है जारी, जहां से मुंतखब होने वाले खिलाड़ी चंडीगढ़ में मुनक़द होने वाली हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में करेंगे शिरकत। बारामुल्ला में जारी अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में कुलगाम से वाबस्ता टीम ने मेजबान बारामुल्ला को हराकर फाइनल जीत लिया। इस चैंपियनशिप में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 12 टीमों ने की थी शिरकत। स्वीप प्रोग्राम के तहत जम्मू सिटी में एक साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आम लोगों को असेंबली इंतखाबात के हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए मुनक़द की गई, ताकि लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। मिस्र में जारी इंटरनेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 के दौरान वादी से ताल्लुक रखने वाली जिस्मानी तौर खास खिलाड़ी इशरत अख्तर ने मुल्क की टीम के हमरा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। जलंधर पंजाब में जारी हॉकी इंडिया जूनियर मर्द कौमी खवातीन चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम ने गुज़श्ता मुकाबले के दौरान राजस्थान की टीम को 6-2 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अरुणप्रीत सिंह को बेहतर कारकर्दगी के हवाले से मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया। चंडीगढ़ में मुनक़दा अंडर 19 बैडमिंटन कौमी चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 2 फीमेल खिलाड़ियों ने अलग अलग जुमरों में 1 ब्रोंज और 1 सिल्वर का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम कुपवाड़ा में जारी अंडर 19 वॉलीबॉल कप 2024 के फाइनल में कुपवाड़ा की टीम ने अनंतनाग को हराकर मुकाबला जीत लिया। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में गुज़श्ता दिनों स्वीप प्रोग्राम के तहत साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जहां से मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों को अपने हक की रायदही के हवाले से जानकारी फराहम की गई, ताकि लोग आने वाले इंतखाबात में अपने बेहतर नुमाइंदे का चुनाव कर सके। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कोशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा यूट्यूब पर आप हमको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, यूट्यूब पर आप डीडी कोशी चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में स्पोर्ट्स प्रोग्राम में जाइए और वहाँ पर खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड्स आपको मिलेंगे। जब भी आप लोकल स्पोर्ट्स के बारे में या लोकल खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहें, आप वो प्रोग्राम्स देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं ख़ास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। चेन्नई टेस्ट में भारत की पोजीशन मजबूत, लीड पहुंच गई 300 रन के करीब। दूसरी इनिंग में भारत 3 विकेट पर 67 रन। पहली इनिंग में अश्विन की सेंचुरी और जाडेजा और जायसवाल की निस्फ सेंचुरी से बनाए 376 रन। बांग्लादेश हो गई 149 रन पर अपनी इनिंग में आउट। चीन में मुनक्किदा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में
भारत ने कामयाबी हासिल की, हराया फाइनल में चीन को 1-0 से। सेमीफाइनल में कोरिया को 4-1 से दी थी शिकस्त। अनबीटन रन रहा भारत का इस टूर्नामेंट में। बुडापेस्ट हंगरी में जारी 45वीं फिडे चेस ओलंपियाड 2024 में भारत के मेन खिलाड़ियों ने ओपन कंपटीशन में दिखाई उम्दा कारकर्दगी और खवातीन के मुकाबलों में पोलैंड ने भारत को दी मात। भारत ने गुज़श्ता टूर्नामेंट में जीते थे ब्रॉन्ज मेडल्स। एएफसी चैंपियंस लीग 2 में भारत के क्लब मोहन बगान ने ताजिक क्लब रोशन कोलाब के खिलाफ खेला गोललेस ड्रॉ। उधर आईएसएल के पहले मैच में भी मोहन बगान ने मुंबई सिटी के खिलाफ 2-2 से खेला था ड्रॉ। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में पहली कामयाबी हासिल की। यूएई में 3 ओडीआई सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 106 रन पर आउट करके बाद में 4 विकेट पर 107 रन का टारगेट हासिल किया और 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। आज खेला जाएगा दूसरा मैच। नॉटिंघम में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 ओडीआई सीरीज के पहले मैच में ट्रेविस हेड की शानदार 154 रन नॉट आउट की इनिंग की बदौलत कामयाबी हासिल की। 7 विकेट से हराया इंग्लैंड को, सीरीज में ली 1-0 से लीड। लियोनेल मेसी ने फिटनेस दोबारा हासिल करने के बाद इंटर मियामी के खिलाफ दागे 2 गोल, जितवाया इंटर मियामी को 3-1 से फिलाडेल्फिया के खिलाफ। और उधर अर्जेंटीना के फॉर्मर स्टार रिकल्मी ने कहा है कि 2026 में मेसी होंगे अर्जेंटीना के स्क्वाड में। ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल कोच ग्रैहम आर्नोल्ड ने ऑसी टीम के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में गैर तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस के बाद दे दिया इस्तीफा। ऑस्ट्रेलिया को बहरीन ने 1-0 से हराया था और इंडोनेशिया ने 0-0 से ड्रॉ पर रोका था। श्रीलंका में गोल्ड टेस्ट में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला जारी। आज है मैच का तीसरा दिन। श्रीलंका की टीम 195 रन 4 विकेट पर दूसरी इनिंग में। न्यूजीलैंड ने बनाई पहली इनिंग में 340 रन, श्रीलंका ने बनाए पहली इनिंग में 305 रन। और इटली के साबिक स्ट्राइकर साल्वाटोरे स्केलाची, जिनने 1990 में सबसे ज्यादा 6 गोल स्कोर किए वर्ल्ड कप में, 59 साल की उम्र में चल बसे। स्केलाची जो थे स्ट्राइकर थे इटली के, काफी शानदार खिलाड़ी थे और वो कोलन कैंसर में मुब्तला थे और इस हफ्ते उनका इंतकाल हो गया। नाजरीन, अब आपको इंतजार होगा प्रोग्राम के खास सेगमेंट का, जो है मेहमान से मुलाकात। तो कौन है आज के मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, आप ओलंपिक खेलों के बारे में जानते हैं। ओलंपिक खेलों का आगाज 776 कबल मसीह में हुआ था और 393 ईस्वी में ये मुकम्मल हो गए, बल्कि बंद कर दिए गए। उस वक्त के बादशाह ने इन खेलों को बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद 1896 में जदीद ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। तब से लेकर अब तक हर 4 साल के बाद ये खेल खेले जाते हैं। अभी हाल ही में पेरिस में ओलंपिक खेल मुनक़िद हुए और उनके फौरन बाद पैरा ओलंपिक खेल मुनक़िद किए गए। क्या आप जानते हैं कि पैरा ओलंपिक खेल क्या होते हैं? पैरा का मतलब है पैरेलल, एट पार, यानी साथ साथ। ओलंपिक खेलों के साथ साथ जो खेल होते हैं उनको कहते हैं पैरा ओलंपिक्स। ये जिस्मानी तौर पर ख़ास लोगों के लिए या नाखेज लोगों के लिए होते हैं। दरअसल 1880 में पहली बार डेफ खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में शमूलियत करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर 1948 में पहली बार पैरा ओलंपिक्स मुनक़िद किए गए। तब से लगातार हो रहे हैं, लेकिन 1988 से ये हर ओलंपिक के फ़ौरन बाद, यानी 10-15 दिन के आसपास ही मुनक़िद किए जाते हैं। इस बार आपको याद होगा भारत ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है पैरा ओलंपिक्स में। कुल मिलाकर 29 मेडल जीते, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए इन्होंने। जबकि ओलंपिक्स में तो सिर्फ 6 मेडल हासिल किए थे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। पैरा ओलंपिक्स इस बार भारत के लिए बहुत शानदार रहे और जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत ही शानदार और फख्र का मकाम यह है कि हमारी एक खिलाड़ी बिल्किस मीर एशिया की पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है, ऐसी जूरी मेंबर बनी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है बैसिते जूरी मेंबर। इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर अस। दैट्स व्हाई वी हैव इनवाइटेड टुडे Bilkis Mir in this particular program. We are going to talk with her about Para Olympics and canoeing in general. Bilkis Mir, welcome to the program. Thank you so much. Bilkis, बहुत खुशी है मुझे कि आप कहते हैं ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितनी मेहनत किया आपने, कितना स्ट्रगल किया और ज़माने के ताने सुने और हर उतार चढ़ाव देखकर बिल्कुल कहते हैं ना मर्दे मैदान के तौर पर आप आगे बढ़ी और ओलंपिक्स तक पहुंच गए। मुझे वो दिन याद है जब मैंने पिछली बार एक बार प्रोग्राम में आपसे पूछा था कि आपकी आइंदा मंजिल क्या। आपने कहा था ओलंपिक्स तक पहुंचना। तो इस मंजिल तक पहुंचकर कैसा महसूस कर रही हैं आप? थैंक्स अ लॉट। आज आपने मुझे दावत दी स्टूडियो में। ये 28 इयर्स आज कंप्लीट हो रहे हैं। ये सफ़र बहुत स्ट्रगल भरा था और
इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। फाइनली एक खिलाड़ी का जो ख्वाब रहता है दैट इज़ ओलंपिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई। इट्स नॉट बिल्किस जो उस जूरी पैनल में बैठी, ये मेरा भारत, मेरा देश पहली बार उस प्रेस्टीजियस जूरी पैनल में बैठा और ये साबित करके दिखाया कि भारत की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स में आज तक जो हिस्ट्री रही है, ये एक प्रेस्टीजियस जूरी पैनल रहता है। यूरोपियन डोमिनेटेड ज़्यादा इसमें है, बट अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार भारत इस जूरी पैनल में बैठा। बिल्किस, देखिए आम तौर पर जब हम सुनते हैं जूरी मेंबर, हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि ये मकाम हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती। आप बताइए, आपने जूरी मेंबर बनने के लिए क्या क्या किया, इम्तिहान कब दिया? इसमें मैंने जो एग्ज़ाम दिया 2011 में, क्योंकि 2009 में मेरा लास्ट वर्ल्ड कप जो मैंने खेला एज अ प्लेयर, 2011 में मैंने जर्मनी में एग्ज़ाम दिया। इसमें बाज़ाब्ता जो एक रूल बुक होती है उसके बारे में, हर एक रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें रिटन होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। लगभग ये 1 महीना मैं जब जर्मनी में थी और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उसके बाद आपको बहुत सारी टूर्नामेंट्स में लेते हैं। सबसे पहले मुझे एशियन चैम्पियनशिप में लिया, फिर वर्ल्ड कप्स के लिए लिया, फिर एशियन गेम्स के लिए लिया। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो परफॉर्मेंस रहता है उसको देखकर वो पूरा मॉनिटर रहता है वहाँ पर। जहाँ भी आप कहीं पर भी किसी भी इसमें टूर्नामेंट में जाते हो, अगर आज मैं ओलंपिक्स तक पहुँची, ये जो मेरी परफॉर्मेंस एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ, क्योंकि आई वॉज अ चीफ फिनिश जज, आपने देखा होगा सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्योंकि आपको फोटो फिनिश इसमें, क्योंकि कैनोइंग में आपने देखा होगा कितने फोटो फिनिश होते हैं, उसमें जो मेरा जजमेंट रहा, लाइक विदाउट फोटो फिनिश देखने के बगैर मैंने डिसीजंस दिए, उसमें इंटरनेशनल बॉडी ने ये उसी टाइम ये देखा कि मेरा जो परफॉर्मेंस रहा, बिकॉज ऑफ दैट आई वाज नॉमिनेटेड फॉर ओलंपिक्स। तो पैरा ओलंपिक्स के लिए आप पेरिस कब गए? देखिए आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये जो ओलंपिक्स हैं या पैरा ओलंपिक्स हैं, ये किसी कंट्री को अवार्ड किए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक सिटी को अवार्ड किए जाते हैं, और सिटी में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको पैरामीटर्स को देखकर अल्टीमेटली ये डिसाइड किया जाता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 8-10 साल पहले ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं एज ए सिटी। और पेरिस कब पहुंची, और पहली जो आपकी कोशिश थी वहां पर पहुंचकर पानी के साथ, क्योंकि आप पानी की रानी हैं, तो वाटर क्वीन ऑफ कश्मीर, जब आपने वहां का पानी देखा और वहां के कोर्स देखे, तो आपको कैसा लगा? व्हाट वाज द कंपैरिजन यू डिड? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे वैसा मौका मिला। जो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, दैट वाज आर्टिफिशियल पूरा बना हुआ था, और वो हम कहते हैं कि लाइक इट इज़ अ स्टेडियम, इट इज़ नॉट ओनली लेक दैट वी कैन होल्ड चैंपियनशिप्स। ये एक स्टेडियम है और उसमें हर एक फैसिलिटी होती है। देखिए, ये जो पैरा ओलंपिक्स थे, इनमें चाइना ने पहली पोजीशन हासिल की, दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन रहे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 105 मेडल हासिल करके तीसरा मकाम हासिल किया। जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत ने कुल 29 मेडल हासिल किए, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। और इन खेलों में जो जिस्मानी तौर पर ख़ास लोग या नाखेज लोग हैं, किसी को चलने में दिक्कत है, कोई व्हील चेयर पर खेल रहा है, किसी की बाजू में दिक्कत है, किसी के हाथ में दिक्कत है, और कितनी मुश्किलात के बावजूद इन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया पैरा ओलंपिक्स में। और वहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पर जो कैनोइंग का मुकाबला हुआ, कयाकिंग का मुकाबला हुआ, उसमें आप शरीक रहीं। तो ये जो ओलंपिक्स रहे, पैरा ओलंपिक्स, इसमें भारत ने कुल मिलाकर, जैसे कि मैंने कहा, 29 मेडल हासिल किए। जो सिल्वर मेडल थे वो हासिल किए शरद कुमार ने मेंस हाई जंप में, सचिन खिलाड़ी ने मेंस शॉर्ट पट में, और उसके बाद सुहास यथिराज ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया। फिर थुला सिमाथी लेडी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया। योगेश कथुनिया ने डिस्कस में हासिल किया। निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया, और मनीष नरवाल ने एयर पिस्टल 10 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया।
अजीत सिंह ने जेवेलियन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया। प्रणव सूरमा ने क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया। तो ये सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किए 9 कुल मिलाकर। और जहां तक गोल्ड मेडल्स का ताल्लुक है, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी में। और प्रवीण कुमार ने मेंस हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया। धर्मवीर ने मेंस क्लब थ्रो में सोने का मेडल हासिल किया। जेवेलियन थ्रो में नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया। जेवेलियन थ्रो 64 में सुमित अंटिल ने हासिल किया। नितेश कुमार ने मेंस सिंगल बैडमिंटन में हासिल किया। और अवनी लेखारा ने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही है भारत की इन पैरा ओलंपिक्स में। आप वहां थी, जो लोगो है या जो उन खेलों का उसके बारे में बताइए। ये कौन सी जगह है? ये हमारा कैनोइंग कयाकिंग का वेन्यू था, जहां पर कैनोइंग इवेंट्स कंडक्ट किए गए। द इवेंट वाज 200 मीटर और इसमें इंडिया से 3 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। प्राची यादव जो वर्ल्ड की नंबर 4 एथलीट हमारी रही। आप देख लीजिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, बिकॉज कैनोइंग कयाकिंग वाटर स्पोर्ट्स नीड ह्यूज लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये एक पूरा आपका वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम कहेंगे। इसमें आपका बोट कंट्रोल से लेकर प्री बोट कंट्रोल, फिनिश टावर, स्टार्टिंग पॉइंट, ये सारा आर्टिफिशियल है। यू कैन सी दिस इज अ फिनिश टावर जहां पर फिनिश जजेस बैठते हैं। ये पोस्ट बोट कंट्रोल होता है, जब रेस खत्म होते हैं उसके बाद फिर से वेट होता है बोटू का। और ये कोर्स है जो 9 लाइन्स कोर्स बनता है। इट्स अ स्ट्रेट कोर्स। द ऑफिशियल डिस्टेंस इज 1000 मीटर एंड 500 मीटर। आप देख रहे हो वहां रैक्स लगाए हुए हैं जहां पर बोट कंट्रोल रहता है। आईडी कंट्रोल, द फर्स्ट इज आईडी कंट्रोल, इट इज इन एंड आउट। जैसे यहाँ से आईडी चेक करते वो जाते हैं, फिर पोस्ट बोट कंट्रोल में उनकी वेरिफिकेशन फिर से होती है। जो बोट का नाप तोल रहता है, जैसे 12 kg का बोट है, उसमें जो वेट होता है वो फिर से नाप तोल करते हैं जब वापस एथलीट आता है। आप देख रहे हो कि पूरा सेटअप जो बोट्स के रैक्स लगे हैं, हर एक कंट्री का अलग अलग ये होता है। कितनी कंट्रीज ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया? इसमें लगभग 58 कंट्रीज थी। और जैसे कैनोइंग कयाकिंग इज यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स एंड एशिया में इसमें इंडिया था, चाइना था, उज़्बेकिस्तान था, कजाकिस्तान था। सो ये पूरा एक इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का सेटअप है। आने वाले दौर में हमें उम्मीद करते हैं कि हमारे कंट्री में भी ऐसा सेटअप बनेगा, क्योंकि ये स्टैंड जो हैं इन पर आप बोट्स रखती हैं। ये और हर एक कंट्री को अलग अलग रैक्स मिल जाता है, एरिया मिलता है। उसमें आपका रेस्टिंग एरिया होता है, उसमें आपके मेडिकल फैसिलिटी होती है, ये बोट्स होती है। हर एक कंट्री अपने अपने बोट्स को रखते हैं, बिकॉज इन बोटों को आपको पूरा अपने हिसाब से फिट करना पड़ता है खिलाड़ी को। और ये एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आने वाले दौर में मुझे उम्मीद है कि ऐसी फैसिलिटी एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें भी कंट्री में मिलेगा, क्योंकि इंडिया अभी ओलंपिक मूवमेंट जो आईओसी की मीटिंग जो हुई, तो फ्यूचर में जो हमारा ऑलरेडी हमारी कंट्री में। और देखिए पार्किंग स्लॉट क्या है और कितने नफीस तरीके से लोगों की आमद का इंतजाम किया गया है। और उसके बाद फिर आप जो ओलंपिक विलेज है वहां से आती हैं। कितना डिस्टेंस था ओलंपिक विलेज का इस कोर्स तक? 110 किलोमीटर ये फार था, क्योंकि ऐसे कोर्सेज बनाना आपको पता ही है कि सिटी में पॉसिबल नहीं होता। मैंने पहले ही जैसे जिक्र किया कि कैनोइंग कयाकिंग नीड ह्यूज लॉजिस्टिक सपोर्ट। सो ये पूरा एरिया जो डेवलप हुआ है, ये एक स्टेडियम है जहां हर एक फैसिलिटी, इट इज नॉट ओनली आपके पास रेस कोर्स है, लाइक इसमें मीडिया सेंटर अलग रहता है, फिनिश टावर अलग रहता है, आईओसी का एक ऑफिस अलग रहता है, आईसीएफ का ऑफिस रहता है। ऑडियंस के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है जैसे स्टेडियम में होती है। देन देयर इज अ ऑटोमेटिक स्टार्ट फिनिश। हर एक 1000 मीटर का अलग टावर रहता है, 500 मीटर का अलग रहता है, पोस्ट बोट कंट्रोल रहता है, आईडी कंट्रोल रहता है। और आपने देखा होगा अभी जेटी का इन एंड आउट देख लीजिए, इट इज ऑल फुल। हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेडियम है वाटर स्पोर्ट्स का।
कितना आसान है इतने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी परफॉर्मेंस दिखाना, या इसके बरक्स ऐसा होता है कि अंडर प्रेशर खिलाड़ी आता है ओलंपिक लेवल पर पहुंच के और उसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाती है? देख लीजिए, अब अगर हम बात करेंगे, ये देख लीजिए पूरे बोर्ड्स कैसे इन्होंने रखे हैं पूरा इसमें सिस्टमेटिकली। जो अब आप बात कर रहे हो कि ऐसे लेवल पे आप जब compete करते हो, आज भी हमारी कंट्री में ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं है। उससे हमारी खिलाड़ियों का जो स्टार्ट का जो होता है परफॉर्मेंस, आज भी अगर हम फाइनल ए में पहुंची प्राची यादव, बट प्रॉब्लम यही हुआ कि हमारे जो बच्चे ऑटोमेटिक स्टार्ट से फेमिलियर नहीं थे, वो प्रैक्टिस उनको नहीं थी। तो आप देख लीजिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें खिलाड़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टेडियम कितना बड़ा है और कितने और ऑडियंस इसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ऑडियंस में आए थे। आपने देखा होगा कि कैनोइंग के लिए ये खुशकिस्मती की बात थी कि सबसे लार्जेस्ट इसमें अगर देखा जाएगा नंबर जो था ऑडियंस का, वो इस स्पोर्ट्स में देखने को मिला। और आपको पता होगा, आप कैनोइंग की जज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने जो मेहनत 28 इयर्स की हमारी थी, फाइनली हम ओलंपिक तक पहुंचे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में हमारा जो देश है वो ओलंपिक्स में और अच्छे परफॉर्म नोटेबल है, जो देखने के लायक है कि स्टिल वाटर, स्मूथ वाटर है। वाटर में कहीं बम्प्स नहीं हैं, कोई जैसे यहाँ डल झील में आप जाती हैं तो वहाँ पे शिकारा चलते हैं तो वेव्स आ जाती हैं। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है हमारे स्टैंडर्ड से बहुत मुख्तलिफ है और हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मंजिलें तय करनी पड़ेंगी। सर, जैसे मैं आपको यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ, ये जो कोर्स है ये परमानेंट कोर्स है। इस कोर्स में प्रैक्टिस करना बहुत डिफरेंट एक चैलेंज है, और जो हम नेचुरल लेक में प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया कि हमारी कंट्री में ऐसे कोर्सेज की ज़रूरत बहुत है। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक और एशियन गेम्स जैसे पोडियम तक पहुंचना है, आर्टिफिशियल कोर्स और परमानेंट कोर्स एक एथलीट के लिए, जब उसका स्पीड ट्रेनिंग आता है, कंपटीशन उसके नज़दीक आता है, सो उसका प्रैक्टिस इसमें होना बहुत लाजमी है। जहां आप विलेज में रहती थी, ओलंपिक विलेज में, वहां से ट्रैवल करना, अब देखिए बोट्स का भी वहां पे बहुत खूबसूरत इंतजाम था। आप देख लीजिए, ये क्रूज है वहां पर। आप और जब आप वापस आई वहां से, बिल्कुल, तो आपका स्वागत कैसे किया गया? बहुत जो हमने सोचा नहीं था वैसा स्वागत हमारा दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ। और आई एम ग्रेटफुल टू माय फेडरेशन, जिन्होंने हमेशा मुझ पे भरोसा किया। एंड मेरे मुल्क के लिए ये खुशी की बात है, कश्मीर से लड़की निकलकर ओलंपिक पोडियम तक रिप्रेजेंट करना। और मुझे खुशी ये है कि मैं कंट्री की पहली लड़की बनी जो ओलंपिक्स में आई, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में कंट्री को और बड़े प्लेटफॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें। आपकी जूरी मेंबर्स कुल कितने थे और कैसे डिसाइड करते थे आप? क्या आप फिनिश जूरी में थे या आप स्टार्ट जहां से करते हैं वहां थी, और आपके डिसीजंस जॉइंट होते थे? कहीं इंडिपेंडेंट डिसीजन भी आपको लेना पड़ता था? हाउ डिफिकल्ट इट वाज? कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई, कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ? हम टोटल 28 जूरी मेंबर इसमें थे। सबसे ज़्यादा इसमें यूरोपियन कंट्रीज से थे, और मैं स्टार्टिंग पे थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई फाउल स्टार्ट नहीं हुआ, जो एक कंपटीशन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड देयर वाज नो प्रोटेस्ट। ये एक कंपटीशन और टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए गोल्ड मेडल से भी बढ़कर होता है। बहुत बड़ी कामयाबी। और क्योंकि जिस कंपटीशन में ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, तो उस कंपटीशन में जो टेक्निकल आईटीओज होते हैं उन पे बात आती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में जब मैं जूरी रही तो ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट नहीं आया, और उससे क्या होता है कि एक हाई लेवल परफॉर्मेंस में हमें गिना जाता है। देखिए, आपने जो मेहनत की उसके लिए एक आपको एक यादगार सुवेनियर मिला। इस सुवेनियर के बारे में बोलिए। इसमें लिखा है ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इससे पहले आप वर्ल्ड गेम्स के लिए गई थी कजाकिस्तान, उसके बारे में बताइए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैं पहली बार गई थी, और ये जिसमें 100 से ज़्यादा कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किए। ये आप देख रहे हैं, ये ओपनिंग सेरेमनी है, उज्बेकिस्तान समरकंद में हो रहा है। ये समरकंद का वार्म अप एरिया है। दिस इज द वार्म अप एरिया जहां प्रैक्टिस कोर्स जो है आर्टिफिशियल कोर्स है, ये भी आर्टिफिशियल कितना बड़ा है और यहाँ पे
कौन कौन सी कॉम्पिटिशन? इट्स ऑल्सो ओलंपिक कोर्स। जब रशिया उज्बेकिस्तान रशिया का पार्ट था तब यहाँ पर ओलंपिक्स हुआ है, और ये वार्म अप चैनल है। जैसे मैंने आपको जिक्र पहले ही किया, जो आपने मेडल दिखा, ये 28 इयर्स की मेहनत है। मैं यही कहना चाहती हूँ, और ये मेहनत जो है आपको दोबारा से करनी पड़ेगी, फिर से आपको डल में उतरना पड़ा और फिर से वहीं से शुरुआत करनी पड़ी, ताकि आप शमा से शमा रोशन करें, खिलाड़ियों को तरगीब दें और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें, न सिर्फ रियासत के यूटी के खिलाड़ियों को बल्कि पूरे मुल्क के। और अब तो आप यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द होल एशिया। डल लेक इज लाइफ लाइन फॉर मी। बिल्किस और डल लेक का जो रिश्ता है, यहाँ से मेरे प्लेइंग कैरियर की शुरुआत हुई। जब मैं पहली बार इस बोट में उतरी हूँ, मुझ पे लोग हंसते थे, ताने कसते थे कि ये लड़की है तो करेगी क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स में। बस एक अहद किया था कि हमें वाटर स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स को वर्ल्ड मैप पे लाना। फाइनली ये जो सफ़र डल लेक से पेरिस तक हमने किया, तो ये सब वेल विशर्स का इसमें मुझे सपोर्ट रहा, माँ बाप का सपोर्ट रहा और मम्मी का सपोर्ट रहा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय वेल विशर्स जिन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया। और मैंने पहले ही जैसे जिक्र किया कि कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो आपको रोक नहीं सकते, आप सिर्फ खुद को खुद रोक सकते हो। और लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना टारगेट फिक्स रखिए। आपको बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा, फेलियर्स आएंगे, बट नेवर गिव अप, रादर फाइट बैक। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं हमेशा, बस मेरा टारगेट था जो फाइनल था, एक खिलाड़ी का ख्वाब रहता है, दैट इज ओलंपिक्स। एंड अब आप फिलीपाइन जा रही हैं। फिलीपीन में हमारा ड्रैगन बोट चैंपियनशिप हो रही है, ड्रैगन बोट चैंपियनशिप हो रही है और वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी हो रही है फिलीपीन में। सो आई विल बी देयर एज अ ITO। एंड हमारी टीम इट्स अक्टूबर 24, और ये चैंपियनशिप वर्ल्ड गेम्स के लिए भी क्वालिफिकेशन है। इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप एंड वी आर वेरी होपफुल दैट इंडिया टीम बहुत अच्छा करेगा। और मैं यही कहूँगी, नेवर गिव अप योर ड्रीम्स, नो मैटर हाउ पेनफुल एंड हार्ड योर जर्नी इज, जस्ट कीप गोइंग। बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आप ओलंपिक्स तक पहुंची, भारत की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन क्या फ़र्क है वहाँ के स्टैंडर्ड में और हमारे स्टैंडर्ड में जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है? देखिए, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स में तो कोई मेडल आया नहीं, तो वाटर स्पोर्ट्स में कैसे मेडल लाए, आइंदा कैसे मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मुझे लगता है कि स्पोर्टिंग नेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स कल्चर की जरूरत है। स्पोर्टिंग नेशन, आप हमारा नेशन, मैंने जैसे वहाँ देखा यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पर फैमिली में ही स्पोर्ट्स कल्चर है। आज भी हमारी कंट्री में वो कम दिखाई देता है। आप देख लीजिए, यू हैव अ फिजिकल एजुकेशन हियर, सो स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में जो भी वहाँ, जो अभी आपने देखे होंगे ओलंपिक्स, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो चाइना भी लीड कर रहा है, चाहे वो USA हो, उनके जो ओलंपियंस हैं वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। वो स्कूल की बेस लेकर उसमें प्लानिंग करके वहां से निकलकर वो आगे ओलंपिक पोडियम तक पहुंचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ भी ये कल्चर पनपेगा और आगे बढ़ेगा, और हमारे भी जो यूनिवर्सिटी खिलाड़ी हैं वो आपसे तहरीक लेके इंटरनेशनल लेवल तक, ओलंपिक तक पहुँचेंगे। बिल्किस मीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस कामयाबी के लिए, और आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बिल्किस मीर से, जो कि एशिया की जूरी जज रहीं ओलंपिक्स में, और कश्मीर की पहली ऐसी खातून जिन्होंने ओलंपिक का सफ़र तय किया। और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।